नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा में स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं, सुनवाने जा रही हूं दो अहम समुदायों से, टांगिया और वन गुज्जर। ये दोनों शिवालिक पहाड़ों में बसते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक की टेस्टमनीज यानी आप बीती हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी जानकारी इन दोनों समाज के बारे में। टांगिया समुदाय को अंग्रेजों ने 1930 के करीब जंगलों को बसाने, कल्टीवेशन करने के लिए पहाड़ों में ले गए और वहां झोंक दिया। आज उन्हीं की वजह से जंगल बचे हुए हैं टांगिया और दूसरी तरफ वन गुज्जर। टांगिया समुदाय जो मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करता है और वन गुज्जर जो बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं, इन दोनों की वजह से ही जंगल हरे भरे हैं, खूबसूरत हैं और बचे हुए हैं। लेकिन देखिए, इन दोनों को ही बेदखल करने के लिए सरकारें कैसी साजिश कर रही हैं। आप भी सोचेंगे सरकार ऐसा क्यों कर रही है। पहली वजह मुनाफा, कॉरपोरेट के हवाले करने हैं उनको जंगल, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल एक तरफा ढंग से वन विभाग ने वहां के सेना के हवाले कर दिया शिवालिक जंगल का करीब 80 से 90% हिस्सा, जहां बसते हैं 2000 वन गुज्जर परिवार। और वहीं टांगिया समाज, उसे कोई भी अधिकार नहीं है। वे विधानसभा और लोकसभा के लिए जरूर चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय सरकार के निर्माण में यानी पंचायतों में उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। बाकी अधिकारों से भी वे वंचित हैं। दो 2022 के करीब उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग ने शिवालिक जंगल का 80 से 90% हिस्सा सेना को दे दिया और वहां फायरिंग रेंज बन गई है, यानी सुबह से शाम तक सेना वहां प्रैक्टिस करती है। अब देखिए, यह एक मौका है और उसी के साथ साथ कोरोना काल में आपदा को अवसर में किस तरह से बदला सरकारों ने, और उनके दुखों का जो दस्तावेज है उसे जन सुनवाई ने हमारे सामने रखा। सहारनपुर के बेहट में जनता इंटर कॉलेज में जन सुनवाई का आयोजन किया। ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल की सेक्रेटरी रोमा ने। इस जन सुनवाई में दूर दूर से आए वन गुज्जरों ने, टांगिया समुदाय के लोगों ने अपने दुख को उधेड़कर सिर्फ हमारे सामने ही नहीं रखा, बल्कि इस बात का भी प्रमाण दिया कि योगी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार किस तरह से इन दोनों समाजों के प्रति क्रूर रवैया रखती है और इन्हें खदेड़ने, बेदखल करने की पूरी साजिश रच रही है। इस मौके पे सुना जाना चाहिए रोमा को, जो भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन की भी नेता हैं, और बहुत मुश्किल से अपनी पूरी टीम के साथ उन्होंने इस आयोजन को एक सफल अंजाम तक पहुंचाया। फॉरेस्ट राइट एक्ट संसद ने लागू किया 2006 में। उसकी एक तो बिल्कुल कोई लागू नहीं हो रहा है। दूसरा, जो कोरोना के टाइम पे लोगों को यहाँ पर जंगल में भरपूर ऑक्सीजन है, मेडिकली और हम लोग साइंटिफिकली भी देख रहे हैं कि कोरोना कोई असर इन जंगलों में नहीं था। लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह से पूरी सरकार ने, पुलिस ने, वन विभाग ने, आर्मी ने लोगों के जल जंगल ज़मीन हक हुकूक पर डाका डालने की कोशिश की है, उस वजह से हम लोग ये सारा मामला को उठाया था। और पूरा जंगल आर्मी को दे दिया वन विभाग ने, जंगल को उनको हैंडओवर कर दिया फायरिंग रेंज के लिए, और ये बताया कि यहाँ पे कोई नहीं लोग रहते। वन विभाग कौन होता है एनओसी देने वाला? अब जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू है, लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो आप कम से कम ये जायज़ा तो लेंगे कि लोग रहते हैं कि नहीं रहते जंगल में। तो जब वो रहते हैं तो आपने, और आर्मी का काम है, हम लोग आर्मी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आर्मी का काम अपने के लोगों के खिलाफ थोड़ी जंग लड़ना है, वो तो जो है बॉर्डर्स में अपना वो करते हैं। तो कम से कम जहाँ रिहायशी इलाके वहाँ पर क्यों ये फायरिंग रेंज बना है? इसकी जद में जो है 18 किलोमीटर तक जो है, जो फैले हुए गांव हैं, वन गुज्जरों के डेरे हैं,
और जो फॉरेस्ट विलेजेस हैं वो सब आ रहे हैं। और इसकी जो शेल्स ये लोग करते हैं, जो फायरिंग रेंज में बॉम्ब की परीक्षण करते हैं, वो जंगल में बिखरे बिखरे रहते हैं, तो कहीं तो फूटते ही नहीं है। जब मवेशी जाते चरने के लिए या लोग जाते पत्ती उठाने के लिए तो फूट जाते हैं। उससे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं और उससे लोग मर रहे हैं, लोग मर गए, मवेशी मर गए, और पशु पक्षियों का और जो पेड़ों का तो और उसका जंगल का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सारे इस तरह के बहुत सारे मामले थे। फिर कोविड का मामला था, कोविड के अंदर जो लोगों को किस तरह से दिक्कतें हुई हैं। कम से कम 15-17 केसेस हम लोगों ने पेश किए और लगभग हमने 100-150 हम लोगों ने फॉर्म्स जो है कोविड के दौरान लोगों की जो परेशानियाँ हुई उसको लेकर भरे हैं और टेस्टिमनीज़ की हैं, जिसको हम बाद में एक रिपोर्ट बनाएंगे, इसको संसद में भी देंगे, सांसदों को भी देंगे और सुप्रीम कोर्ट के भी लॉयर्स आए थे उनसे भी बात करेंगे। और जो लोकल जो मामले थे कोर्ट के, उसको हम लोगों ने लोकल कोर्ट में हम उसको उठाएंगे। इस जन सुनवाई में स्टार रही कैराना की सांसद इकरा हसन चौधरी, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और जिन्होंने मुझे बताया कि उनका वन गुजरों की समस्या, टांगिया समुदाय की समस्या से बहुत पुराना संबंध है और उनके पिता और दादा दोनों का कनेक्ट इस इलाके से है। उन लड़ाइयों को आगे लेकर हमें और आपको चलना है और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, इसका मुझे एहसास हुआ, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जवाब दिया तो उससे कुछ भी असर नहीं पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार सरकार के पास ऐसी योजनाएं होती हैं जो वो बना देते हैं, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए आप लोगों को बड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग भी इसमें आगे बढ़ेंगे और हम लोग भी कितनी बार वो हमारी बात को दरकिनार करेंगे। हमें हिम्मत रखनी है, उम्मीद रखनी है और ये जो एकजुटता है इसको बनाकर रखना है। अभी हमारे बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से एक फाइल बनाई गई, आपके जितनी भी समस्याएं थी, आसान हो जाता है जब काम, तो हमारे लिए भी उस पर ध्यान देना, उसकी पैरवी करना आसान हो जाता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फिर से इस कार्यक्रम के आयोजकों का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इस फाइल की तैयारी करी कि हम आपके समाधान के लिए आसानी से काम कर पाएंगे। आप लोग वहां पर रह रहे हैं, अगर आप चले जाएंगे तो सरकार को वक्त नहीं लगेगा 2 मिनट में पूंजीपतियों को आपकी जगह देने के लिए। तो आप जंगल से अपनी जीवनी चला रहे हैं और जंगल की जीवनी आपसे जुड़ी हुई है, तो इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग कहीं खड़े रहेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में रहेंगे। आज जो भी सर उठाने का काम करता है उसी पर सबसे पहले सरकार का प्रकोप पड़ता है। सबसे बड़ी बहादुरी का कोई काम है तो वो सर उठाने जीने का ही है। और इस जन सुनवाई में जब नूर मोहम्मद ने अपनी बात रखनी शुरू की और उनके पीछे उनकी समधन आंसुओं में भीगी हुई थी, तब वाकई लगा कि कैसे सरकार ने यह इलाका सेना को सौंप दिया और कैसे उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। नूर बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपनी बहू को खोया, बहू के पेट में जो बच्चा था उसे खोया और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, और माँ तो अपने दुख को बस आंसुओं से बयां कर पाई, बोल ही नहीं पाई। 2 किलोमीटर जा कर के एक बम फटा, उसके बाद 5 मिनट में थोड़ा वो आगे बढ़ा। कुल मिला के ये कि 6 बम तो जा कर के डेरे से कुछ दूरी पे फटे, और जो 7वां बम था हमने वहाँ से भागना भी शुरू कर दिया था। हमारे बच्चे भी भाग रहे थे, हम अपने पशु को भी भगा रहे थे, लेकिन जो 7वां बम था वो जा कर के हमारे डेरों के ऊपर एक पेड़ पे टकरा करके, अपने दोस्त के बच्चे थे, एक उसकी सास थी, एक उसकी ननद थी, 5 आदमी थे। वो एक गुफा के बीच में घुसे हुए थे, उसमें से जा कर के मेरी 1 गाय के, 2 बकरियों के और 5 भैंसों के भी वो गोड़े की कत्तल लगी, और उस लड़की के भी यहाँ से लगी। 7 महीने का पेट में गर्भ भी था। तो इस हालात से हम गुजर रहे हैं। उसके बाद में भी फायरिंग बंद नहीं हुआ, 15 दिन तक फायर चलता रहा। तान कहा कि हम यहीं के रहने वाले हैं,
हर कौम के लिए नीम बन चुका है, हर कौम के लिए कानून बन चुका है, लेकिन हम बन गुजरों के लिए कोई कानून और नीम फिलहाल तक नहीं बनानी। वो ही जंगल आर्मी को अभ्यास करने के लिए दिए जाते हैं, वो ही जंगल फिर उसमें जो पित्तल डलती है, लोहा डलता, जब वो बम फूट जाते हैं फिर ठेकेदारों से उसका ठेका दिया जाता और उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है सरकार से, या तो हमें जीने का हक दे और या फिर मौत का रास्ता बताए, इससे अलावा हमारे पास अब कुछ नहीं रहा है। और नूर मोहम्मद का यह जो वाक्य है, ये बड़े लंबे समय तक सीने में चुभता रहा कि सरकार या तो हमें जीने का हक दे या फिर यह बताए कि हमारी मौत का रास्ता क्या है। वहीं मीर अमजा जो वन गुज्जर के नेता हैं, उन्होंने बताया कि सरकार कैसे परेशान कर रही है और कैसे जो रूट्स बने हुए हैं सदियों से, उन्हें तबाह करने पर आमादा है। और फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पड़े सैकड़ों साल पुराने वो दस्तावेज आज भी इस चीज़ की गवाही देते हैं कि आपके ये शिवालिक और ये पगडंडियाँ और ये प्रवास और माइग्रेशन और ये टोंगियाँ आपकी एक रिहायशी हुआ करती थी। के कमिश्नर चैंपियंस ने अपने एक रिपोर्ट में पूर्ण रूप से जो है प्रदर्शित किए और एक एक चीज़ों को राहदारी टैक्स में दर्ज किया गया है, लेकिन हमारा प्रशासन या हमारी वो प्रशासनिक ताकतें इस बार समुदाय को अपने पारंपरिक जीवन और अपने पारंपरिक परिवेशों से चलने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर हुई। और उसी बात को दोहराया गुलाम नबी ने, जो वन गुजरों के नेता हैं और लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं अलग अलग मंचों पर। पशु के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज भी उसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं और गुजर रहे हैं। लेकिन आज का दौर जो हमारे साथ गुजर रहा है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस जानवर के पीछे हमने अपनी जिंदगी बना कर दी, आज वो ही सरकार ने जानवर हमारा दुश्मन बना दिया और उसी जानवर के पीछे हमें सरकार पकड़ के और तरह तरह के इल्जाम लगा रही है सरकार। अफसोस इस चीज का हो रहा है कि क्यों हो रहा है। जानवर पालना हमारा कर्तव्य है, हमारे पास सरकार का सबूत है, और एक दिन का नहीं है, 10 दिन का नहीं है, कई 100 साल का रिकॉर्ड और सबूत हमारे पास है कि हम जानवर को पालते हैं। आज कभी हमारे पे गाय का केस लग रहा है, आज कभी ये भारत के जितने आरएसएस वाले लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, जितने भी, ये अगर दूध पीते हैं गाय का और दूध से अगर भाग जाती है तो ये जंगल रोड पे निकाल के भूखी को भगा देते हैं। और हमारी गाय अगर पैदल नहीं चल सकती तो उसको जब हम मैग्नेट करके पहाड़ों के लिए चलते हैं तो हम अपनी गाड़ियों पे लाद लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी गाय पैदल चल के नहीं पहुंचेगी, ये कमजोर है, तो उसको हम गाड़ी पे लाद लेते हैं। और कोरोना समय में इस समुदाय पर क्या बीता, टांगिया समाज की सुमन ने बहुत ही मुश्किल से अपनी आप बीती सुनाई। 15-20 दिन के लिए हमको कमरे में बंद कर दिया। बच्चों से भी वो करते, कोई कुछ बोल लेता, कोई कुछ बोल लेता, बच्चों को भी निकलना बाहर मामूद कर देता। पानी भरे थे, पानी भरने से भी मना कर रहे थे, वैसे भी मना कर रहे थे। और उनके बाद यह महिला जो नेता हैं, उन्होंने बताया कि दरअसल कोरोना में सरकार ने आपदा को अवसर समझा और लोगों ने समझा कि संगठन क्यों जरूरी है। कोरोना के समय का दर्द बयान किया है, वो आज भी नहीं उस चीज को भूली कि वो अकेलापन कैसा होता है। और जब हमने एक बात पूछी थी, जब हम मीटिंग कर रहे थे, तो उसने कहा कि संगठन क्यों जरूरी है, तो उसने बहुत करीब से कहा कि कोरोना काल में जब देखा अकेलापन कि कोई अपना अपने गुण देख रहा, सामाजिक दूरी कितनी बढ़ गई और उसकी वजह से उसके बच्चों की पढ़ाई छूटी, कर्जा लिया गया जो आज तक भी नहीं उतर पाया, आज भी उसकी भरपाई बहुत ज्यादा कर रही है। और वो आज भी कहीं ना कहीं कसक है कि मेरे बच्चों की उस समय पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, फिर काम पे शुरू किया, चाहे नाई का काम सिखाया या कुछ भी सिखाया, पर वो आज भी कहने के लिए तो वो 5 साल 4 साल पहले कोरोना का मुद्दा है, पर उनकी जिंदगी में आज भी वो चीजें ठहराव है। और यह कहानी समझ से परे है, और यह भी समझना बहुत मुश्किल है कि वन विभाग अपने ही कर्मचारी के परिवार को ऐसे दर दर भटकता हुआ कैसे छोड़ सकता है। इस बारे में रोमा ने भी हमें बताया था। जो है एक पेड जो है फुल टाइम उनका क्या कहेंगे कर्मचारी है, वो गायब है।
पिछले 1 साल से, और ये वन विभाग बता ही नहीं रहे कि उसको कहाँ गायब किया। यहाँ से उनको मेरठ भेजा, मेरठ से वो गायब हो गया। उसके बाद आज तक उसकी ना लाश मिल रही है ना वो मिल रहा है। उसके बच्चे 6-7 बच्चे मारे मारे फिर रहे। और देखिए यह बेटी जो अपने पापा को आज भी ढूंढ रही है दर दर। मैं गांव कोटड़ी से आई हूँ, मेरा नाम अंकिता है और मैं आज अपने पापा की समस्या लेकर यहाँ पे आई हूँ। समस्या यह है कि मेरे पापा पहले तो वे वन विभाग में काम करते थे, परमानेंट जैसे ही हो गए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो ड्यूटी पे भी यहाँ सहारनपुर लगी थी उनकी, यहाँ पे जाते थे वे। तो ऐसे ही 1.5 मंथ तक उन्होंने काम अच्छे तरीके से करा, रोज ड्यूटी जाते थे, रोज आते थे। तो 1.5 मंथ तक जैसे काम कर रहे थे तो उन्हें 2 दिन के लिए पहले तो लखनऊ भेजा, लेकिन वहाँ से अपना काम करके तो वे वापस आ गए। लेकिन फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद उन्हें फिर डाक लेके मेरठ भेजा, लेकिन वहाँ से में मेरठ तो चले गए लेकिन वे वहाँ से वापस नहीं आए हैं। मेरठ डाक लेके गए, डाक किसी और की थी लेकिन उनको भेजा गा लेकर, डाक उन्होंने वहाँ पे रिसीव भी कर दी और दे भी दी। तो मैं वापस आ रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, ये हमें पता नहीं। जंगल को आबाद करने वालों की दावेदारी और यह ऐलान, नहीं डरेंगे किसी से। जंगल आबाद किया और जंगल आबाद करके उस जंगल में हमारे मन गुज्जर और हम मन गुजरों को दोनों को हमको जो है ना वहाँ से टटोलने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, ये मैच वो चीज है, हम अपना हक लेकर के रहेंगे, नहीं किसी से दबेंगे, नहीं घबराएंगे किसी बात पे भी। इनकलाब जिंदाबाद। और अंत में यह देखना बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से यहाँ का जो पूरा पॉलिटिकल क्लास है वह इस जनसुनवाई, टांगिया समाज और वन गुजरों के पक्ष में खड़ा है। बेहट के चेयरमैन अबुर रहमान को भी सुनना जरूरी है कि वे बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान डिवाइड चल रहा है उसकी एक कड़ी देश की पॉलिटिक्स से जुड़ती है। आज हमें भी सुन के बहुत दुख हुआ कि विधायक जी ने प्रयास किया वहाँ सोलर लाइट देने का और वन विभाग वालों ने उन्हें लगवाने नहीं दिया। पर हमें लगता है कि हमें और मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उन चीज़ों को, उन अवेलेबिलिटीज़ को उन्हें पूरा करना पड़ेगा। सोलर जो लाइट्स की अवेलेबिलिटी है वो विधायक जी पूरा कराएंगे और हम वहाँ खड़े होकर लगवाने का काम करेंगे। मैं बस इस देश के माहौल को थोड़ा फील करता हूँ, शर्म महसूस होती है कि हमारे देश जहाँ इतनी तेज़ी से और चीज़ों में आगे बढ़ रहा है और इन सोच में पीछे जा रहा है और यहाँ मॉब लिंचिंग के नाम पे किसी को भी मार दिया जाता है। तो मुस्लिम समुदाय में बहुत भय है, डर है। पर मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने वादे करते हैं कि आप इस समुदाय को जो 20 से 30% है इस देश में, क्या आप उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ कह सकते हैं? तो वही महसूस होता है कि हम लोग क्या इस देश में सुरक्षित हैं, जहां हम लोग अपना देश मानते हुए हर चीज़ इस देश के साथ खड़े हैं और इस देश के लिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां भी दी है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी है और आज हमें जान गंवानी पड़ रही है सिर्फ मॉब लिंचिंग के नाम पे, एक गाय के नाम पे। तो आज बहुत दुख की विषय है और जो अलीगढ़ में हो उसके लिए भी बहुत फील कर रहे हैं, दुखी हैं। बट क्या कर सकते हैं, कुछ आपके माध्यम से कह ही सकते हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जमीन पे क्या वाकई डिवाइड जमीन पे भी बढ़ा है? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ अपनी जनता से भी मिलता हूँ और मेरे यहाँ हिंदू साथी भी हैं और बीच में ये नमाज को लेके कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसी बीच में उन साथियों के पास भी गया। मैंने कि क्या आपको भी दिक्कत है कि हम लोग अगर सड़क पे नमाज पढ़ें? तो उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारी ज़रूरत पड़े तो हम नमाज पढ़वाने में आपके लिए खड़े रहेंगे। तो मुझे जो लग रहा है ये सरकार ही सिर्फ हम में डिफरेंसेस हिंदू मुस्लिम का करना चाह रही है और वही उनका राजनीतिक मुद्दा रहा है हमेशा और राजनीतिक गेन भी वो इसी वजह से होते आए हैं कि वो आज हिंदू के नाम पे वोट मांग रहे हैं और वही 80-20 कहते रहते हैं। तो उसी से उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, इसीलिए वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल भी एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहती और हिंदू मुस्लिम एक साथ इस देश में रहना चाहते हैं और इस देश की तरक्की के लिए हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहने की बहुत ज़रूरत है। यह तमाम स्वर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस जन सुनवाई में गागर में सागर भरा है।
जो पूरा का पूरा पहाड़ और यहाँ बसने वाले दो समाज, हिंदू और मुसलमान, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं कि हम इन जंगल के रखवाले हैं, हम ही दावेदार हैं, हम ही रहनुमा हैं इन जंगलों के। उन्हें बेदखल करने के लिए सरकार की साजिश चल रही है, उसके खिलाफ यह जनसुनवाई एक अहम आवाज बनकर उठी। तो है ना दिलचस्प कहानी जंगल के इन दावेदारों की, कि किस तरह से टांगिया समाज और वन गुर्जर जो पालते हैं जानवर, जिन्हें देती है सरकार परमिट और जिनके ऊपर मुसलमान होने की वजह से भी बड़ा जुल्म ढाया जाता है, और वहीं टांगिया समाज जिसको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है और अपनी जंगल ज़मीन पर दावेदारी वह ठोक रहा है। और दोनों का यह ऐलान है कि जंगल बचाना है तो टांगिया समाज और वन गुर्जरों दोनों को बचाना है। शुक्रिया।